आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी 21-22 में लगभग सभी बड़े देशों में सबसे ज्यादा अनुमानित वृद्धि हमारी 8.9% है। 2022 में 400 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हम पार कर चुके हैं। लगभग कृषि का निकास भी आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। पीएलआई योजनाओं में 30 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भारत में शुरू होने वाली है। राजस्व हमारा दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आजादी के बाद पीक पर है। जीएसटी 1.67 लाख करोड़ रुपया का आंकड़ा हमने हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 11 से ज्यादा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं। विद्युत ट्रांसमिशन में भी हमने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और एक प्रकार से सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से भारत को संपन्न बनाने का, भारत को समविकास के माध्यम से समृद्ध बनाने का एक प्रयास, सफल प्रयास ये 8 साल में हुआ है, जो हमारे अमृत महोत्सव के माध्यम से, अमृत काल के माध्यम से सदी होते होते सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने तक जाने वाला है। ये जो कल्पना है कि विकास समाज के एक वर्ग के लिए नहीं है, विकास सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक होगा। विकास की अवधारणा समभाव के साथ होनी चाहिए। ये जिन्होंने भी एकात्म मानववाद और अंत्योदय का चिंतन पढ़ा होगा, उसको मालूम होगा कि विकास को किस प्रकार से समभाव के साथ किया जा सकता है। और 8 साल के अंदर हमने इसको नीचे तक उतारने का काम किया है। जब नव भारत की हम बात करते हैं तो नव भारत किस रास्ते पर महासत्ता बनेगा, नव भारत किस रास्ते पर सामर्थ्यवान देशों की सूची में सबसे ऊपर होगा, वो रास्ता मोदी जी ने तय कर दिया है और वो रास्ते में 8 साल की हमारी यात्रा समाप्त भी होगी। सुरक्षित भारत का जहां तक सवाल है, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले भारत की कोई रक्षा नीति ही नहीं। हम विदेश नीति को ही रक्षा नीति मानते थे। अगर रक्षा नीति थी भी तो भी विदेश नीति की परछाई में वो दब कर रह गई थी। इस देश पर सालों से हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा प्रचंड रूप से हमले होते थे, आतंकवादी भेजे जाते थे। उरी और पुलवामा में ये 8 साल में भी ये प्रयास हुआ। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब घर में घुस कर दिया, तब समग्र विश्व के सामने भारत की रक्षा नीति क्या है स्पष्ट हो गया। विश्व भर के देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हम शांति के चाहक भी है, शांति के पुजारी भी हैं। जहां मगर हमारी सेना और हमारी सीमा के साथ जो छेड़खानी करेगा, उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हम दृढ़ निश्चयी। और पहली बार देश की आंतरिक सुरक्षा के अंदर, देश की बाह्य सुरक्षा के अंदर देश के किसी नेता ने एक निर्णायक भाषा के साथ विश्व को अपना परिचय कराया कि भारत के साथ कोई इस प्रकार से भारत की सीमाओं की अपमान नहीं कर सकता। और ये निर्णायक परिचय पूरे विश्व में भारत के परिचय में परिवर्तित हुआ है। जब भी रक्षा के क्षेत्र की बात होती थी तब 2 ही देशों की बात होती, अमेरिका और इजराइल, जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा सचेत और चौकन्ने रहते हैं। आज वो 2 देशों की सूची में तीसरा नाम जुड़ गया है। हमारे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। पूर्वोत्तर के अंदर ढेर सारे हथियारी ग्रुप थे। ये 8 साल के अंदर 9000 हथियारी ग्रुप के एक्टिविस्टों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में आए। ढेर सारे समझौते हुए, कार्बी आंगलोंग का समझौता हुआ, बोडोलैंड का समझौता हुआ, ब्रू समझौता हुआ, NLFT का समझौता हुआ। और आज स्थिति ऐसी हुई है कि अब सफा हटाने के लिए आंदोलन करने पड़ते थे और भारत सरकार के लोग बचाव की मुद्रा में जवाब देते थे, नहीं भाई ये जरूरी है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वो ही
उत्तर पूर्व के अंदर, वो ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज शांति प्रस्तापित होने के कारण हमने बहुत बड़े हिस्से से, उत्तर पूर्व के 75% हिस्से से अब सपा को हटाने का काम हुआ। अब सपा को आइडियोलॉजी के आधार पर, ह्यूमन राइट के आधार पर हटाने वाले लोगों को ये जवाब है। ह्यूमन राइट उनका भी है जो आतंकवाद में मारे जाते हैं, जो आतंक फैलाते हैं। उनकी ह्यूमन राइट की चर्चा करने वालों को मैं कहना चाहता हूं, ह्यूमन राइट उनका भी है जो आतंकवाद की भेंट चढ़ते हैं। और उनके ह्यूमन राइट की रक्षा करने का रास्ता कानून हटा देना नहीं है, स्थिति ही ऐसी निर्मित करना जहां कानून की जरूरत ही न पड़े। इस प्रकार की स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाई है। धारा 370 और 35 से हटाना सालों से ओहो क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे कर सकते, क्या होगा। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को चुटकी बजाते हुए उसको कर भी दिया। और जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेगी, मैं गर्व के साथ उनको कहना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार की नीतियों के कारण खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की भी किसी में हिम्मत नहीं। जब दृढ़ता के साथ निश्चित उद्देश्य मन में रखकर कोई शासन करता है तो परिवर्तन किस प्रकार से आता है, इसका उदाहरण। जब देश का हित सर्वोपरि रखकर कोई शासन करता है तो रास्ते की कितनी भी दिक्कतें हो, अपने आप रास्ता समान हो जाता है और गाड़ी पूरपाट चलने लगती है, कोई बाधा नहीं रहती है। इसका उदाहरण है। आज मैं जब यहां आया हूं, डीयू में आया हूं, तब मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी को वैचारिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। हिंसा और वैचारिक लड़ाई, इसका रणक्षेत्र यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए। आइडियोलॉजी यूनिवर्सिटी से ही इमर्ज होती है। युवा आइडियोलॉजी में संघर्ष की जगह, लड़ाई की जगह विमर्श को स्थान दें। जो श्रेष्ठ है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। हम क्यों चिंता करें? एक बार विमर्श करें, एक बार चर्चा करें। समय की कसौटी पर जो खरा उतरेगा वो ही बात है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।